सो हेलो एवरीवन, आवाज आप लोग को जा रही होगी सही से। और अभी अपना टाइम है पॉलिटी के क्लास का। अगर आपने रूटीन देखा होगा सही से तो आज अपना किसका क्लास है? पॉलिटी का क्लास है। और ऑलरेडी इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, पॉलिटी में आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, यानी मौलिक अधिकार को लेकर के, कि इंडियन को क्या क्या मौलिक अधिकार मिला है, यानी अपने संविधान में, यानी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सारे फंडामेंटल राइट्स हम लोग को मिला है। फंडामेंटल राइट्स करने का मतलब हम लोग का कुछ अधिकार है। और फंडामेंटल राइट्स वाले इस सेक्शन से, यानी मौलिक अधिकार से, आपके टेस्ट में 100% 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। जैसे ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी में ये सेक्शन आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। तो क्या सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ये सारी बातों के बारे में इस पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे। तो पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ग्रुप में आप लोग पीडीएफ देख चुके हैं ना? यस सर। ये वाला पीडीएफ है और ये पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और इस पीडीएफ में किससे रिलेटेड डिस्कशन है? डिस्कशन है रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, यानी कि अपना जो संविधान बनाया गया है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, जो पूरा कमिटी मेंबर थे और सब मिलकर के जो संविधान को तैयार किए थे, तो संविधान को तैयार करने के टाइम में, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के टाइम में ये ध्यान रखा गया कि इंडिया का अगर कोई भी आदमी है, अगर कोई भी पर्सन है इंडिया का, तो उसके कुछ अधिकार होंगे जो अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स है। क्या सारे फंडामेंटल राइट्स हैं समझिएगा एक एक करके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्लास ऑन द टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाए, यानी मौलिक अधिकार के बारे में बात की जाए कि क्या सारे मौलिक अधिकार है, तो सबसे पहले आपको बात याद रखना है कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारतीय संविधान है, उसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में बात किया गया है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, यानी कहने का मतलब मौलिक अधिकार को लेकर के। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका डिस्कशन कौन से आर्टिकल में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अपना आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक, यानी 12 to 35 तक में डिस्कस किया गया। किसको लेकर के? फंडामेंटल राइट्स, यानी कहने का मतलब मौलिक अधिकार को लेकर के। अब बात करते हैं 12 से 35 में तो डिस्कस किया गया फंडामेंटल राइट्स में। तो अब कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे भारतीय संविधान में टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। टोटल 6 आपको मौलिक अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, यानी कहने का मतलब समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, कहने का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कहने का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म निरपेक्षता का अधिकार। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कहने का मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी चीज का अगर विरोध होता है तो उसको लेकर के भी अधिकार है। तो कह सकते हैं हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारतीय संविधान है, इसमें टोटल 6 अधिकार है। और ध्यान रखिएगा ये कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है। अब 12 से 35 के बीच में जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, इसमें कौन सा आर्टिकल किसको लेकर के डिस्कस करता है, इसे अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। यानी राइट टू इक्वलिटी कहने का मतलब समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में बताया जाता है? समानता का अधिकार क्या है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा कि बताइए राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया। तो मेनली आपको याद रखना है यहाँ पे आर्टिकल के बारे में, यानी अनुच्छेद के बारे में, कि कौन से आर्टिकल में किसका डिस्कस किया गया है। ऑल ओवर मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से लेकर के 35 के बीच में बात किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 से 35 के बीच में डिस्कस किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। अब कौन सा फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में आते हैं इसे देखिएगा। बात करें अगर फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, यानी फंडामेंटल राइट्स है क्या, मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर एक पर्सन को दिया गया अधिकार है,
जो कि क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी करता है कि वो अधिकार आपका है और ये अधिकार आपका कोई भी नहीं छीन सकता है। साथ में कहता है कि अगर आपके अधिकार में किसी भी प्रकार का हनन होता है, किसी भी प्रकार का इनजस्टिस होता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और आप इसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स पे अगर खतरा होता है, अगर आपका जो अधिकार है वो अगर कोई छीनता है या आपको दबाता है, तो आप वैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, आपको कई सारा ऑप्शंस होगा, तो वैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाला बात याद रखिएगा। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, तो इंडियन सिटीजन को, यानी जो भारत के जो नागरिक है उनको मिलता है। ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स किनको मिलेगा, भारत के नागरिक को या फिर विदेश के नागरिक को भी मिल सकता है। तो याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स मिलता है भारत के नागरिक को, यानी इंडियन सिटीजन्स को। और इंडियन सिटीजन्स को इसलिए फंडामेंटल राइट्स कहा गया क्योंकि अगर ये राइट क्या बोलिए, हिंदी वाला पढ़ाइए ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में तो बता रहे हैं, कोई पढ़ा नहीं रहे। हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी समझिए ना। हिंदी इंग्लिश नीचे दिया गया, आप लैंग्वेज को तो देख सकते हैं। मैंने यहाँ में हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं हुई। तो फंडामेंटल जो राइट्स है, इस फंडामेंटल राइट्स करने का मतलब जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है। आपसे पूछेगा एमसीक्यू में, फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, यानी मौलिक क्यों कहा जाता है। तो मौलिक कहने का मेन कारण है कि अगर ये अधिकार, अगर ये राइट्स आपका, अगर ये राइट्स किसी के द्वारा छीना जाता है या किसी के द्वारा दबाया जाता है, तो ये आपको जो अपना संविधान है वो गारंटी करता है, यानी 100% कहता है कि ये आपका अधिकार है। और दूसरा बताता है कि अगर ये अधिकार पे किसी भी प्रकार का खतरा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय भी आप जा सकते हैं। तो फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि जो संविधान है वो गारंटी करता है, और दूसरा है कि अगर किसी भी प्रकार का इसमें खतरा है या किसी भी प्रकार का अगर आपका अगर कोई आपसे जबरदस्ती करवा रहा है, तो आप वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल कहने का दो रीजन है, मौलिक अधिकार करने का दो रीजन है, इस दोनों रीजन को याद रखिएगा। आगे अब बात करते हैं कौन कौन सा अधिकार है। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी कहने का समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, ये अपना है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार पहला है फंडामेंटल राइट्स, राइट्स टू इक्वलिटी। और ये कौन से आर्टिकल में है, 14 से लेकर के 18 के बीच में। पूरा है 12 से 35 के बीच में, यानी जितना भी राइट्स है, जितना भी अधिकार है, सब इसी के अंडर में आएगा। तो पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी, वो आता है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कहने का मतलब शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है, वो आता है आर्टिकल 23 से लेकर के 24 के बीच में। आर्टिकल का नंबर आप जरूर याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें क्वेश्चन दूसरा अनुच्छेद बोलते हैं। हाँ, आर्टिकल को अनुच्छेद बोले तो हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, तो अनुच्छेद का संख्या याद रखिएगा। और अनुच्छेद या कह सकते हैं आर्टिकल है क्या, तो आर्टिकल या अनुच्छेद को सिंपल से समझ सकते हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारा पेज है, आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सारा पेज है, तो पेज का एक कोड दिया गया है, तो इसी पेज को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, आप अपने सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो संविधान है वो मोटा एक किताब है, और किताब में बहुत सारा पेज होता है, और कह सकते सर समझ जा रहा है। यस सर। देखिए, तो यहाँ जो अधिकार है, जो राइट्स है, राइट्स पर आप कौन सा राइट्स है, तो राइट ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम, और यहाँ पे सबका आर्टिकल नंबर दिखा है। क्या बोलिए, आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, बीच में लाइन चल गया था। तो टोटल 6 राइट्स है, और 6 राइट्स कौन कौन से आर्टिकल में आता है, आप इसको देखिए, शॉर्ट में बता रहे, तेजी से समझिएगा। पहला जो है राइट, यानी समानता का अधिकार,
आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में। आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 20 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कहने का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में है। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म का अधिकार, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कहने का मतलब संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 29 के बीच में है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी अगर आपका कोई अधिकार हनन होता है तो इसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में। फंडामेंटल क्यों कहते हैं? फंडामेंटल के बारे में बात हो चुका था। इसके बाद एक और चीज आता है, एक पहले ये जो अपना 6 अधिकार है, पहले एक और अधिकार था जो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार पहले था लेकिन उसको हटा दिया गया था 44th कौन सा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, यानी कहने का मतलब संविधान में संशोधन किया गया था। तो संविधान का संशोधन 44वां संशोधन करके राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी है, तो ये बताता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम करने का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र किस किस चीज के लिए हैं? आप भाषण देने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, बिना आप स्वतंत्र हैं सभा करने के लिए, यानी आप किसी भी प्रकार का सभा कर सकते हैं, आप इसके लिए भी स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं ग्रुप बनाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं किसी भी प्रकार का काम करने के लिए, आप स्वतंत्र हैं इंडिया में कहीं भी रहने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि मान लेते हैं आपको बता देगा कि अगर आपको इंडिया में कहीं पे रहना है, मान लेते हैं कि आप बिहार के हैं और आप रहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं। तो ये कौन सा राइट्स के अंडर में आता है, ये कौन सा अधिकार है? तो बताना है स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम के अंडर में है। तो ये हिंदी में नीचे बताया भी गया है, देखिए यहाँ है कौन कौन सा अधिकार आता है स्वतंत्रता में, यानी राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आता है। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। और इसका थोड़ा सा कुछ पार्ट्स है, इस पार्ट्स को जरूर याद रखिएगा कि राइट टू फ्रीडम में स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन सा स्वतंत्रता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अपना बात को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने नीचे वाला बताया था कि देश के किसी भी हिस्से में रहने की आजादी, यानी कहीं पे भी आप रह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये कौन से राइट्स में आता है? तो ये आता है अंडर द राइट्स। कौन से राइट्स में आता है? तो राइट टू फ्रीडम में आता है, यानी फ्रीडम ऑफ राइट्स में आता है, यानी फ्रीडम के राइट में आता है, यानी कहने का मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। इसको याद रखना है। इसके बाद आगे का जो अधिकार था वो क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, यानी कहने का मतलब शोषण, अगर आपका कोई शोषण करता है, अगर आपसे जबरदस्ती काम करवाता है या जबरन आपसे कुछ भी करवाता है, तो ये आपका एक अधिकार है कि आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 23 to 24 में आता है, यानी अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है, जिस अधिकार का नाम क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ये अधिकार भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जबरदस्ती अगर किसी से काम कराया जाए तो ये कौन से अधिकार के विरुद्ध आप विरोध उसका कर सकते हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप उसका विरोध कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है क्या? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप किसी भी प्रकार के आप धर्म को अपना सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। कौन सा अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? देखिए तो ये कौन सा हो गया था? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी प्रकार के आप धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में आता है? 25 से लेकर के 28 के बीच में आता है। इसके बाद आगे का जो अधिकार है वो क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स करने का मतलब होता है सांस्कृतिक
सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? 29 से लेकर के 30 के बीच में आता है, यानी अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आता है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल को इस तरीके से समझ सकते हैं, सांस्कृतिक के एग्जाम्पल को यानी कल्चरल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मणिपुर वगैरह में या नागालैंड वगैरह में अभी भी लोग अपने स्टाइल में रहते हैं, यानी जो जंगल में रहते हैं वो अपने स्टाइल में रहते हैं, अपने संस्कृति में रहते हैं, अपने कल्चरल में रहते हैं। तो उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम ये ड्रेस पहनो, वो ड्रेस पहनो, तुम तलवार भाल वगैरह रखना छोड़ दो। तो ये सारा किसके अंडर में आता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंडर में ही आता है। और एजुकेशनल और एक और इसके साथ क्या है? एजुकेशनल राइट्स यानी शिक्षा का अधिकार, यानी इंडिया में हर कोई शिक्षा ले सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं, यानी पढ़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो यही अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, दैट बी एक्सप्लेन्ड इन द आर्टिकल 29 to 30, यानी अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में इसको वर्णन किया गया है, याद रखना है। आगे आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि कौन से आर्टिकल में है? 32 से लेकर के 35 के बीच में है। और ये अधिकार क्या करता है? ये अधिकार बताता है कि अगर आपका ये अधिकार किसके बारे में बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ये गारंटी देता है, यानी जो संविधान बनाया गया था उसमें ये छठा अधिकार दिया गया है कि भाई हर आदमी को ये सारा अधिकार मिलना चाहिए, और अगर इसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है, अगर इसको लागू करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, तो नागरिक सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, यानी नागरिक सीधे जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है कि मेरा ये अधिकार का हनन हो रहा है, मेरा ये अधिकार खतरा में है। तो आपको ये अधिकार दिया गया, यानी ये जो छठा अधिकार दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि ऊपर के पांचों अधिकार में कोई भी अधिकार लेने से अगर आपको कोई सरकार रोकती है या अगर कोई आदमी जबरदस्ती करता है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। यही बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट्स टू रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कौन से आर्टिकल में बताता है? 32 से लेकर के 35 के बीच में बताता है। तो यही सारे कुछ फंडामेंटल राइट्स थे जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है। और कौन सा आर्टिकल, कौन सा राइट्स किस आर्टिकल में आता है, ये अभी आपने डिटेल में देखा था। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट टू प्रॉपर्टी एक पहले का अधिकार था, अभी अपना 6 अधिकार है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी पहले अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन करके, यानी संविधान में 44वां यानी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट करके क्या कर दिया गया? इसको बदलाव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाला बात याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स है, वो किन के लिए? अधिकार अनुच्छेद 6 से शुरू होता है ना, तो मौलिक 12 से ना। हाँ, अनुच्छेद 12 से इसकी कहानी स्टार्ट होती है और 35 तक में इसका कहानी खत्म है। तो इसके पहले भी अनुच्छेद होता होगा, 1 2 3 4 ऐसे? पहले और भी अनुच्छेद है, तो सब अनुच्छेद अलग अलग के लिए, नियम के लिए है ना, भाषा के लिए है, नागरिकता के लिए है। अभी आपको राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटा दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, उसका जरूरत नहीं पड़ा, मतलब उससे समाज बढ़ सकता था। राइट टू प्रॉपर्टी करने का मतलब है कि सब कोई सेम रहेगा। ये कोई अधिकार थोड़े है, कोई अपने दम पर अमीर बनता है, कोई अपने दम पर गरीब बनता है। तो अमीर गरीब सबको बराबर थोड़े सरकार करेगी कि वो उसका पैसा लेकर के दूसरे को गरीब को बांट देगी, नहीं ना करेगी। इससे क्या होगा? समाज बट जाएगा, समाज में झगड़ा वगैरह होगा। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया टाइम के अकॉर्डिंग। पहले कहा गया था कि सबका हम सेम पेमेंट रखेंगे, मतलब कोई भी कुछ भी काम करे सबका सेम पेमेंट रखेंगे, यानी प्रॉपर्टी का करने का मतलब ये होता है पैसा के मामले में। तो ये वाला अधिकार हटा दिया गया, इससे क्या हो सकता है? समाज बढ़ सकता है, इसलिए इस अधिकार को हटा दिया गया था 44वां संशोधन करके। तो ये यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो अपना फंडामेंटल राइट्स है वो किसके लिए होता है? बस नागरिक के लिए होता है, यानी इंडियन सिटीजन्स के लिए, सबके लिए नहीं है, विदेशियों के लिए नहीं है, ये बस केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बताए थे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी जो फ्रीडम का जो राइट्स है, उस फ्रीडम के राइट में और भी कई सारा पार्ट है। तो आपसे पूछेगा कि अगर आपको मंच लगा करके भाषण देना है तो ये कौन से अधिकार में आता है, तो बताना है फ्रीडम के राइट में आता है। अगर आपको कहीं इंडिया में अगर आपको कहीं भी रहना है तो ये कौन से राइट्स में आता है? फ्रीडम के राइट्स में आता है। सबका मतलब समझ जाइएगा, ठीक है? जितना भी 6 हो 7 6 जितना भी 6 राइट्स के बारे में बात करें, सबके मतलब को समझ जाइएगा, क्योंकि उसी से एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और इससे बाहर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बाद
आता है मौलिक अधिकारों में संशोधन। यानी अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना है, जो अभी अपना जो फंडामेंटल राइट्स है, अभी जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया था कि इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट्स है, यानी सबके लिए समान हक, सबके लिए समान है, सरकार सबके लिए समान है, किसी के लिए अलग नहीं है। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में अगर आपको करेक्शन करना है, यानी किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि ये किस में बात किया गया है, तो अनुच्छेद 13(2) में बात किया गया है, यानी 13/2 में इसको लेकर के बात किया गया है, यानी आर्टिकल 13/2 कह सकते हैं, में बात किया गया है कि कोई भी कानून इसको बदल नहीं सकता है, ठीक है। और अगर कानून अगर आपको बनाना है तो इसके लिए बताया गया है कि अगर आपको मौलिक अधिकार में संशोधन करना है, यानी फंडामेंटल राइट्स में अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो चेंज करने बस मतलब आप चेंज कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 13/2 में कहा गया है कि आप इसको हटा नहीं सकते, बस आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज कैसे कर सकते हैं, तो बताया गया कि चेंज करने के लिए आपको दोनों सदनों में, यानी जो दोनों पार्लियामेंट है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों में क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सहमति लेना पड़ेगा, बहुमत करना पड़ेगा। और अगर दोनों जगह से एक्सेप्ट हो जाता है कि चलिए ये चेंज करना है, तब जाकर के चेंज होगा। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट्स में बस करेक्शन किया जा सकता है, इसको हटाया कभी भी नहीं जा सकता है। और क्यों नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर के ऑलरेडी पहले से कानून है। किस आर्टिकल में कानून है, तो 13/2 में कानून है। क्योंकि मैंने बताया कि 12 से 35 के बीच में बात हुआ है, किसको लेकर के, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को लेकर के बात हुआ है। और 14 से स्टार्ट होता है फंडामेंटल राइट्स, किसके लिए, इक्वलिटी के लिए, यानी समानता, यानी कह सकते हैं जो सब फंडामेंटल राइट्स है, सबसे पहला क्या था अधिकार, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार का मतलब क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ राइट्स किसके लिए, इक्वलिटी के लिए। तो ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 14 से पहले जो दो आर्टिकल है 12 और 13, उसमें 13वां नंबर जो आर्टिकल है वो बताता है किसके लिए, कि आप इसको हटा नहीं सकते हैं। ये जो अपना फंडामेंटल राइट्स है आप इसको खत्म नहीं कर सकते, बस इसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज कैसे कर सकते हैं, तो बताया गया कि आपको दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या करना पड़ेगा, बहुमत हासिल करना पड़ेगा। यानी अगर सब कोई कहता है कि नहीं चलिए चेंज कर देते हैं, तब जाकर के चेंज होगा। तो चेंज करना भी जटिल प्रक्रिया है, हटाया तो कभी भी नहीं जा सकता है। और एक जो पहले हटाया गया था वो 44वां संशोधन करके हटाया गया था, मतलब नियम में चेंज करके हटाया गया था। इसके बाद कुछ मामलों के बारे में बताया गया, आप इसे पढ़िएगा अपने तहत से, ठीक है, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझ में आएगा। कुछ मैटर है, कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़िएगा, ये सिंपल है, इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं उठता है, बट इससे आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। इसको लेकर के एक आपको एग्जाम्पल दिए, तो आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद नीचे कुछ और यहाँ नीचे में दो और थ्योरी है, एक तो है गंभीरता का सिद्धांत और एक है ग्रहण का सिद्धांत। इसको भी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देंगे, पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो नीचे दो सिद्धांत है, यानी नीचे दो प्रिंसिपल है, नीचे दो थ्योरी है, गंभीरता का सिद्धांत और ग्रहण का सिद्धांत। गंभीरता का सिद्धांत किसके बारे में बात करता है, तो गंभीरता का सिद्धांत बात करता है निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में बात करता है, यानी गारंटी करता है। कौन सा प्रिंसिपल करता है, कौन सा सिद्धांत करता है, गंभीरता का सिद्धांत क्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, याद रखिएगा। और ये किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 13 के अंडर में आता है। मैंने बताया भी था कि आर्टिकल 13 कहता है कि क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, बट आप हटा नहीं सकते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है, गंभीरता का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद एक है ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत भी किसके बारे में बात करता है, ग्रहण का सिद्धांत कहता है कि कोई भी मौलिक अधिकार है, उसको कोई भी नियम उसको क्या कर सकता है, उसका विरोध नहीं कर सकता। मतलब भारत में अभी तक कोई भी ऐसा नियम नहीं बना है जिससे कि क्या हो, मौलिक सिद्धांत को हटाया जा सके या उसको उल्लंघन किया जा सके। तो ग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है ये मैंने बता दिया आपको, और साथ में गंभीरता का सिद्धांत क्या कहता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज, नीचे फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया गया, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि दो चीज होता है, यानी अपने संविधान में, यानी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज है। एक तो है फंडामेंटल राइट, एक है फंडामेंटल राइट जिसके बारे में अभी ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, और एक दूसरा होता है फंडामेंटल ड्यूटी। मतलब भारत के आदमी का कुछ अपना काम भी है
जैसे कह सकते हैं कि जितने भी सारी सरकारी संपत्ति उसकी रक्षा करना, ये सारा क्या है, अपना ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे जोड़ा गया था, तो भारतीय संविधान में 42वें संशोधन करके, जो कि कब हुआ था, 1976 में। किसके सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में। तो याद रखना है कि 42वें संशोधन को किया गया था 1976 में, और इंदिरा गांधी के सरकार में इसे जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। कौन से संशोधन करके, 42वें संशोधन को करके, जो कि हुआ था 1976 में। और इस टाइम किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो ये एक और नीचे का बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हिंदी मीडियम वाले कह सकते हैं कि जितना भी सारा बातें कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने मतलब समझा दिया था, लेकिन इसका ये जो प्रिंसिपल है, इसका नाम क्या कहलाता है, इसका नाम देखिए यहाँ पे कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी का मतलब यही होता है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, गारंटी करता है, गारंटी करता है कि ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो गारंटी करने वाले जो गारंटी कौन सा आर्टिकल में होता है, 13वीं आर्टिकल में होता है, 13 आर्टिकल में होता है। और 13 आर्टिकल जिसके थ्रू गारंटी करता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या था, यानी गंभीरता का सिद्धांत क्या था, जिसमें मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को कभी भी आप हटा नहीं सकते, मतलब मौलिक अधिकार को कभी भी कोई भी ऐसा आज तक कानून नहीं बना है जो मौलिक अधिकार को क्या कर सके, वायलेट कर सके, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सके। तो ये दो प्रिंसिपल का नाम, इंग्लिश मीडियम वाले दो प्रिंसिपल का जो मैंने नाम लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये दोनों का याद रखिएगा। और इस तरीके से इस पीडीएफ का जो भी इंपॉर्टेंट बात है, सारा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया। नीचे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आसान है और सब सिंपल है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन बताया गया, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारतीय संविधान में, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी धर्म का जो अधिकार है, उस कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, 25 से 28 में, 29 से 30 में, 32 से 35 में, या 23 से 24 में। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 25 से 28 में डिस्कस किया गया है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के, ठीक है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नीचे सारा एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप इसको देख लीजिएगा। और बाकी जितना फंडामेंटल राइट्स था, सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात कर लिया। और कल का जो हिस्ट्री का क्लास है उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लिंक चल जाएगा, आप हिस्ट्री वाला क्लास जो कल छूटा है उसको आप देख लीजिएगा। तो अपना हिस्ट्री वाला भी पोर्शन का कंप्लीट हो जाएगा। और इधर पॉलिटी का कह सकते हैं कि पॉलिटी का टोटल लगभग लगता है 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी में, ठीक है ना। और 4-5 चैप्टर बचता है पॉलिटी का, सब खत्म हो जाएगा, टाइम से पहले खत्म कर देंगे। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो टाइम के बाद खत्म होगा, सब टाइम के पहले खत्म हो जाएगा। और जितना पढ़ाएंगे क्वेश्चन इसी से आएगा, क्वेश्चन इससे ज्यादा बाहर आएगा भी नहीं। और जितना मेहनत आपके लिए कर दे रहे हैं, जितना अच्छा सा कंटेंट आपको दे रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कंटेंट वगैरह को पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, ताकि आपके लिए बेहतर रहे। जितना इतना बड़ा पीडीएफ है, इतना बड़ा पीडीएफ में चूंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, फोन से याद कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा। नोट्स बनाइएगा तो लिखने से सब चीज याद भी तो होता है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, तो शॉर्टकट हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाती है कुछ, याद हो जाएगा ना। अब यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, इसको याद करना है कि 12 से 35 के बीच में आता है, तो कौन सा राइट्स किसके अंडर में आता है। जरूरी है कि एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद ही रह जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा इतना दिन पढ़े और मेन टाइम में मेहनत बेकार हो जाए, तो फिर गलत हो जाएगा ना। इसलिए आप अपना नोट्स बनाइए, शॉर्ट में अपने कॉपी पे तैयार करते जाइए नोट्स को, और उसमें लिखते जाइए। उसके बाद एग्जाम के टाइम में पढ़ लिए 1-2 बार, हो जाएगा कंप्लीट। सर मेरे पास पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ एक ही पीडीएफ है, एक ही चैप्टर का है। तो कोई बात नहीं, उसका पीडीएफ दे देंगे, वो तो अलग मैटर है। लेकिन इसमें लगभग 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ, दे देंगे। कौन कौन सा कंप्लीट हुआ है तो हमको भी याद नहीं है, लेकिन 4 चैप्टर के आसपास कंप्लीट हुआ है, 4-5 पीडीएफ सेव है, ठीक है। हम उसको भेज देंगे ग्रुप में पीडीएफ। हाँ ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, और सबसे निकाल करके जो जो मेन बात है सबका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। और किसी का कुछ क्वेरी नहीं ना। और इसका रिकॉर्डिंग खाली याद कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा, रट लेंगे ऑब्जेक्टिव को। कितना तो रटने से तो क्यों, रटने से होगा क्यों नहीं होगा, वो तो आपका ना ड्यूटी, आप सबका अपना अपना तरीका है निपटने का। कोई पूरा का पूरा एमसीक्यू याद कर लेगा, और कोई क्या करेगा, थ्योरी ही समझ लेगा, तो किसी भी प्रकार का एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा वो सॉल्व कर देगा।
अब जिसको पूरा थ्योरी और पता जो रहेगा तो ऑब्जेक्टिव देते हैं उसको याद कर लेंगे तो हो जाएगा ना सिर्फ। तो ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा ना याद करना पड़ेगा। अब मान लेते हो हैं जाता पूरा है सर, हमसे कितना ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है, याद अब करने ठीक है, वो सबका अपना अपना तरीका है, वो सबका अपना अपना तरीका है। हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे रहे हैं, थ्योरी भी दे रहे हैं, हम थ्योरी भी पढ़ा दे रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना होता है। आप ऐसे रट भी सकते हैं, अगर पूरा आर्ट्स का रटिएगा तो लगभग आपको 1000 प्लस एमसीक्यू फिर रटना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा आपका काम बनेगा। अब ऐसे थ्योरी 1000 पढ़ लीजिएगा। हाँ 1000 सिर्फ इकोनॉमिक्स में है, प्रत्येक चैप्टर में 1000 है। प्रत्येक चैप्टर में जाएगा 10-15, जो टॉप रहेगा 10-15 जाएगा। मतलब हर पीडीएफ में तो एमसीक्यू रहता है नीचे में, जो टॉप एमसीक्यू है वो हर पीडीएफ में नीचे में मेरा रहता है, तो आप उसका देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन इतना रटने से आदमी बच सकता है ना, अगर पढ़ते जाएगा सही से, अपना नोट्स बनाते जाएगा तो इतना मेहनत करने से बच सकता है, इतना याद करने से। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, जिस तरीके से आप कंप्लीट कर सके कंप्लीट कीजिए। मेन काम है एडमिशन लेना, एडमिशन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना। एग्जाम नहीं लेंगे? क्या आर्ट्स का? आर्ट्स पेपर में एग्जाम नहीं, खाली कॉमन पेपर का एग्जाम लेते हैं। नहीं, इसका भी लेंगे, पहले इसका एक अच्छा खासा कंप्लीट तो हो जाए, क्वेश्चन तैयार करने पर हो तो जाए। 3-3 4-4 चैप्टर के आसपास लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा तो सबका हम ले लेंगे, ठीक है, एक दिन सर लेंगे। एक दिन में कम से कम 2-3 चैप्टर कर लिया कीजिए, उसे मतलब एक महीने में तो 4 ही संडे पड़ता है, तो उसे 4 चैप्टर का एग्जाम हो पाएगा ना। अरे वो कुछ जरूरी नहीं ना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि संडे को ही टेस्ट ले। वो तो ओवरटेक जब करना स्टार्ट करेंगे तो कोई कसम नहीं खा के रखे कि संडे को ही टेस्ट होगा, कोई भी दिन टेस्ट ले लेंगे। देख लेंगे कि मेरा मटेरियल तैयार हो गया टेस्ट पर तो हम टेस्ट ले लेंगे। अब इधर मान लेते हैं कि पॉलिटी का अच्छा 3-4 चैप्टर हो चुका है, और हिस्ट्री का भी लगभग कह सकते हैं कि हिस्ट्री में अगर बात करें तो लगभग 40% उसका सिलेबस हो चुका है। तो हिस्ट्री भी हो चुका है, इधर पॉलिटी भी हो चुका है, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हो चुका है, ज्योग्राफी का 2 हो गया। अब अच्छा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर हो चुका है, तो ये दोनों को इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला पोर्शन आ जाए तो 2 चैप्टर और तो हो जाएगा 6 चैप्टर सबसे, तो फिर एक साथ टेस्ट ले लेंगे। वो मेरा काम है प्रैक्टिस करवाना, ठीक है ना, बस आपका काम है पढ़ते जाइए, ठीक है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए, एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।